Hello, I can't hear you. What? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एडवोकेट उरूज राजपूत। बहुत माजरत चाहती हूँ। समटाइम्स हमारी जिंदगी में जो है वो ऐसे हालात हो जाते हैं कि हम बहुत सारी चीजों को एक साथ लेके चल रहे होते हैं और फिर हमें थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। आज का लेक्चर डिस्टर्ब हुआ है आप लोगों का, मैं जानती हूँ, लेकिन आप यकीन जाने में अभी अभी बिल्कुल घर पहुंची हूँ और घर आकर सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने मोबाइल चार्ज पे लगाया है और अब आप लोगों का मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाली हूँ। तो आज सुबह से जो है वो एचईसी ऑफिस और फिर आईबीसीसी एंड देन हाई कोर्ट, आई वाज विजिटिंग द हाई कोर्ट, तो जस्ट रीच एट होम, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। अच्छा, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो एक सेशन जो चल रहा है, जो सीरीज स्टार्ट हुई हुई है, वो फैमिली लॉ के हवाले से है। कल मैंने आपसे बात की थी फैमिली लॉ के इंट्रोडक्शन के हवाले से। वहां पे हमने इंट्रोडक्शन दिया था, फैमिली लॉ क्या होता है, फैमिली लॉज में कितने लॉज आते हैं, कौन कौन से लॉ जो है वो फैमिली लॉ का हिस्सा है, कौन सी कोर्ट्स होती हैं, कौन से सेक्शन में ज्यूरिसडिक्शंस होती हैं, और खुला तक के मैटर को हमने डिस्कस किया था। हमने थोड़ा सा कोर्ट का प्रोसीजर भी डिस्कस किया था, क्योंकि वो बहुत मेन होता है किसी भी सूट में, किसी भी केस में, और फिर सूट और केस में डिफरेंस क्या है ये भी मैंने आपको बताया था। तो ये सारी चीजें जो है हम कल बात कर चुके थे। जो हमारे आइंदा आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें भी हम जो है आगे उसको उस पर बात करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है ना, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत अहमियत का हामिल है। और अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि आप जानते हैं कि तकरीबन हर घर में प्रॉपर्टी को लेकर ना बहुत ज्यादा डिस्प्यूट होता है। लोग प्रॉपर्टी के लिए जो है वो अपने भाई, सगे भाई को नहीं समझते, भाई बहन को नहीं समझते। आपस में जो रिश्तेदारी है वो खराब होती है। यहाँ ब्लड रिलेशंस की बात हो रही है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी है वो हमेशा ब्लड रिलेशंस में दी जाती है, चाहे वो मूवेबल हो या फिर वो इमूवेबल हो। या तो विल बनाई जाती है, या फिर क्या होता है कि अगर विदाउट विल जो है, पर जिस पर्सन की प्रॉपर्टी है, जिसके नाम पर है, उसने कोई विल नहीं बनाई थी और वो दुनिया फानी से चला गया है, ठीक है, उसका जो है रजाई इलाही से इंतकाल हो गया, जैसे भी हुआ है, जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, उस इंतकाल के बाद जो उसके लीगल हेयर्स होते हैं, ठीक है, उस पर्सन के लीगल हेयर्स को जो है वो प्रॉपर्टी हो या मूवेबल या इमूवेबल, जो भी प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होता है कि शेयर दिए जाते हैं। पहले हम ये बात करते हैं कि देखें, फैमिली लॉ डेफिनेटली मैंने आपको बताया कि मुस्लिम पर्सनल लॉ से निकला है और ये शरीयत के मुताबिक है। और क्या है कि इस्लाम के मुताबिक है। हमारे पास जो कानून चल रहे हैं, डेफिनेटली हम कानून के मुताबिक ही चलते हैं, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जैसे हमें बताया है। एक तो ये है कि आर्टिकल 5 जो है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेट के साथ लॉयल रहते हैं। दूसरा, आपके आर्टिकल में आपको बताया गया है कि कोई भी लॉ जो है, देखिए, सुपरमेसी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन से अगर वायलेट होगा या इस्लाम से अगर वायलेट किया जाएगा, तो जो अगर टकराव होगा किसी लॉ में और इस्लाम के बीच में, डेफिनेटली इस्लाम जो है वो टॉप पर होगा। तो हमारे पास जितने कानून बनते हैं तकरीबन, वो क्या होता है कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से ही होते हैं। अगर पीटीसी में भी देखा जाए तो हमारे पास किसास है, अर्श है, दमन है, ठीक है, और फिर ताजीर भी दी हुई होती है। ताजीर कौन सी पनिशमेंट्स होती हैं? जो किसास, दियत, अर्श और दमन से हटकर होती है, ठीक है। उसके बाद जो है, अगर हम बात करते हैं फैमिली लॉ की, तो वहां पे भी इस्लाम का नजरिया आप देख सकते हैं कि इस्लामिक लिहाज से है। इस्लामिक लिहाज से ऐसे है कि बच्चों की अगर कस्टडी की बात आए तो फिर इस्लाम क्या कहता है, उस पर भी हम आगे बात करेंगे जो हमारा लेक्चर आएगा। शादी के बारे में इस्लाम हमें क्या बताता है, उस पर हम बात कर चुके हैं कि निकाह क्या होता है। उसके अलावा इस्लाम की हमने बात की कि भाई तलाक कैसे होगी, मेंटेनेंस क्या होगा, ये सारी चीजें हमें किसने सिखाई हैं? इस्लाम ने सिखाई हैं। ये लॉज, ये बाउंड्रीज, ये रूल्स जो बनाए हैं, ये इस्लाम ने बनाए हैं। उसे एक कानून की शक्ल दे दी गई है, ठीक है। अब हम ये बात कर रहे हैं कि भाई फैमिली लॉ से हटके ये आता फैमिली लॉ में है, ठीक है। लेकिन हम इसको जो हम डील करते हैं वो सक्सेशन एक्ट के थ्रू करते हैं। सक्सेशन एक्ट 1925 में इसका जिक्र है, और ये हमेशा याद रखिएगा, फैमिली में है, कहलाता है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी का है, लेकिन बेसिकली सिविल है, ठीक है। और इसका जो सूट फाइल होता है वो भी सिविल कोर्ट में ही होता है। अब फैमिली में इसकी ज्यूरिसडिक्शन नहीं बनती, क्यों? क्योंकि फैमिली की ज्यूरिसडिक्शन जो है वो आपकी शादी से लेके रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हो गए, आपके
बच्चों की कस्टडी हो गई, आपके डिवोर्स मैटर्स हो गए, आपके खुला के मैटर्स हो गए, मेंटेनेंस हो गया, डॉवर हो गया, डॉवर आर्टिकल्स हो गया। फैमिली कोर्ट क्या करती है, सिर्फ इन मैटर्स को देखती है। लेकिन जब बात आती है प्रॉपर्टी की, इनहेरिटेंस की, जब बात आती है तकसीम की, तो फिर वहां पर सिविल कोर्ट जो है उसको जुरिस्डिक्शन है कि वो ये मैटर्स सुनेगी। अब हम उन मैटर्स पे आगे, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम सिविल जो है मैटर्स कौन से होते हैं, तो वो सिविल मैटर्स है। ये प्रॉपर्टी का जो मैटर है, इनहेरिटेंस, ये बेसिकली क्या होता है, आपका सिविल मैटर है, ठीक है। और ये हमेशा सिविल कोर्ट में ही फाइल होता है, ठीक है। इसे फैमिली कोर्ट में ले जाने की गलती मत करिएगा। टेक्निकल ये पॉइंट है जहाँ पे एक बारीक सी लाइन होती है, होता है ना कानून में कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप पीपीसी में भी पढ़ेंगे, भाई किडनैपिंग और अबडक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है, कॉमन इंटेंशन या कॉमन ऑब्जेक्ट का क्या डिफरेंस है, आपकी रॉबरी और जैकेटरी में क्या फर्क होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दिखने में या बोलने में हमने आम लाइफ में सुनी हो, नॉर्मल लैंग्वेज में कोई हमें फर्क नजर नहीं आता। लेकिन हमेशा याद रखें कि कानून जो है ना, वो बिल्कुल एक डॉट को भी, अगर एक डॉट का भी डिफरेंस है ना, तो वो उसको उस डेफिनेशन से अलग कर देगा। कानून की जबान में अगर एक डॉट भी आ जाएगा कहीं पर, तो एक बाउंड्री भी आ जाएगी, एक बारीक सी लाइन का भी डिफरेंस होगा, तो कानून कभी ये कहेगा कि ये सेम है। कानून की नजर में डेफिनेटली वो क्या है, डिफरेंट है। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इनहेरिटेंस लॉ, ये इनहेरिटेंस लॉ जो है, ये भी देखें इस्लाम ने हमें बताया हुआ है, ये टोटल शरीयतन लॉ है। मुसलमान के फैमिली मैटर्स इस्लाम ने हमें बताया कि किस तरीके से डील किए जाते हैं। उसी तरीके से इस्लाम ने हमें बताया कि किस तरीके से अगर कोई इंसान वफात पा जाए और उसके लीगल हेयर्स हैं, तो किस तरीके से उनमें प्रॉपर्टी जो है वो डिस्प्यूट की जाएगी। सॉरी। तो ये लॉ आपको जो सक्सेशन एक्ट है आपका, आपको इसके बारे में बताता है। सक्सेशन एक्ट में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिसमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। एक तो आपका होता है सक्सेशन सर्टिफिकेट, ठीक है। दूसरा आपका होता है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, सक्सेशन ऑफ सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें ना, सक्सेशन ऑफ सर्टिफिकेट हमेशा हमेशा मूवेबल चीजों के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको, आप ये समझ लें कि बैंक में कैश रखा हुआ है, ठीक है। ए के बैंक में कैश रखा हुआ है, ज्वेलरी रखी हुई है, और ए का इंतकाल हो जाता है। ए का लीगल हेयर जो है बी है। अब बी को क्या चाहिए, क्योंकि अकाउंट किसका था, ए का था। उसकी सारी चीजें जो एनआईसी, जो उसके प्रोसीजर्स थे, जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे, वो सारे किसके थे, ए के थे। बैंक की क्या जिम्मेदारी है कि वो अपने क्लाइंट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कैश के हवाले से, कि जब हम बैंक में अपनी पेमेंट रखवाते हैं और अगर वहां से रॉबरी हो जाती है, डैक्यूटी हो जाती है, थेफ्ट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, बैंक के ऊपर ये लाइबिलिटी होती है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनकी कि उन्होंने हमें वो अमाउंट पे करना है, या वो चीज जो हमने रखवाई थी अमानतन, वो उन्होंने हमें वैसी ही हालत में देनी है। तो बैंक्स क्या करते हैं, इस बारे में बहुत ज्यादा सिक्योर्ड होते हैं, और वो आपकी देखिए ना, अगर ये आसान होती है चीज, हम जाते और जाके कहते जी हम तो लीगल हेयर हैं, और ये अकाउंट जो है ये इनके नाम पे था, अब ये इंतकाल कर गए और हम लीगल हेयर हैं, आप हमारी वेरिफिकेशन कर लीजिए। वेरिफिकेशन डेफिनेटली किससे होती है, वेरिफिकेशन देखें सिविल कोर्ट्स में, अगर आप बात, हम सिविल जब मैटर्स की बात करते हैं तो उसके अंदर एफआरसी आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका फैमिली ट्री बता रहा होता है, ठीक है। तो आप एफआरसी दे सकते हैं, आप सीएनआईसी उन्हें दे सकते हैं। ए के वालिद, ए का इंतकाल हो गया और बी जो है ए का बेटा है। अब क्या हुआ, बी बैंक जाता है और बैंक वालों से कहता है कि आप मेरी वेरिफिकेशन कर लें, लेकिन ये अकाउंट जो है वो मेरे फादर के नाम पे था, तो आप काइंडली जो है अब इस पे जो चीजें हैं वो सारी जो उन्होंने जो जितना भी कैश रखा हुआ है या उन्होंने लॉकर लिया हुआ है, उस लॉकर में अगर कोई ज्वेलरी रखी है या कोई भी एक्स वाई जेड कुछ भी सामान रखा है विच इज रिलेटेड टू मूवेबल प्रॉपर्टी, कुछ भी मूवेबल रखा है, तो आप क्या करें जी, आप मुझे दे दें। आप सीएनआईसी चेक कर लें, आपके पास तो डेटा है, ठीक है, आप नादरा से वेरीफाई करवा लें, आप हर चीज आपको पता लग जाएगी। लेकिन बैंक यहाँ पे क्या करता है, हर चीज का उसूल होता है, हर चीज के रूल होते हैं, जैसे जिंदगी गुजारने के उसूल होते हैं, ठीक है। अगर कोई इंसान मजहब को नहीं मानता तो उसके उसूल होंगे ही नहीं, ठीक है। मजहब हमें क्या सिखाता है, तो आप किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हो, तो जो लोग होते हैं जो अपने अपने मजहब को फॉलो कर रहे होते हैं, तो हर वो मजहब उन्हें क्या सिखाता है, वो मजहब उन्हें सिखाता है
कि आपको एक बाउंड्री लाइन है, आपके रूल्स हैं, आपको उसके मुताबिक चलना है, आपको उसके मुताबिक ही रहना है। उस रूल्स में क्या होता है कि क्यों बनाए जाते हैं वो रूल्स, या क्यों दिए गए हैं और क्यों उसको कानून में रखा गया, ताकि अगर किसी का राइट वायलेट होता है आपकी तरफ से, तो आप जो है सजा का इख्तियार आपको हासिल है। वो डिपेंड करता है कि आपने अगर क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो डेफिनेटली आपको जो है सजा मिलेगी, ठीक है, पाकिस्तान पीनल कोड के हिसाब से। अगर आपने जुर्म किया है, आप कोई गलत कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल कि आपकी हेरिडिटी के मामला, ये इनहेरिटेंस के मामला आता है, इनहेरिटेंस में आप अपने भाई को नहीं पूछ रहे जबकि उसका राइट बनता है, ठीक है, आप अपनी बहन को नहीं पूछ रहे, उसका भी राइट बनता है प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, उन लोगों के राइट्स वायलेट हो रहे हैं। आपके घर वालों के, आपके रिलेशनशिप के जो जितने भी लीगल हेयर्स हैं, अगर वो आपस में डिस्प्यूट होता है तो उनके राइट्स क्या होते हैं, वायलेट हो जाते हैं। तो जब राइट्स वायलेट होते हैं तो कानून हरकत में आता है हमेशा, कि देखें अगर आपका राइट वायलेट होता तो आप तो फौरन कहते हैं जी कानून में तो ये भी है, ये तो मेरा राइट वायलेट हो रहा है, ये तो मेरे साथ ज्यादती है और ये मेरे साथ गलत है। इसी तरीके से जब आपकी वजह से किसी दूसरे का राइट वायलेट होता है, किसी दूसरे के साथ गलत होता है, तो कानून क्या कहता है, कानून सबके लिए बराबर है, तो आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं, आप भी उतने ही लायबल हैं जितना वो पर्सन आपके साथ गलत करने में। इतनी बात आई होप तो आपको समझ आई होगी बहुत अच्छे से कि सक्सेशन बेसिकली हम जिस कानून के बारे में बात करना चाह रहे हैं वो किस चीजों को मद्देनजर रखता है। तो अब आजकल जो ये सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है ना वो आप नादरा से ले सकते हैं। अभी ये नादरा के पास में अथॉरिटी आ गई है, तो आप जो है ऑनलाइन पोर्टल पर भी अपना एफआरसी निकाल सकते हैं। इसके अलावा जो है जितनी टेक्नोलॉजीज आ रही है उसके हवाले से तो अब जाहिर सी बात है अपडेट हो रहा है हर चीज। अच्छा, नादरा को राइट दिया गया, कोर्ट्स के ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारियां आ गई हैं, तो इसलिए नादरा को एक राइट दिया गया कि भाई सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है ना वो आप जारी कर, ठीक है, सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो नादरा जारी कर दे। हाँ, पर उन सूरतों में जहां पर कोई भी डिस्प्यूट नहीं, अगर तो आ जाता है जनाब डिस्प्यूट, ये लीगल हेयर्स जो हैं आपस में वो लड़ते हैं और वो ये कहते हैं, तो अगर आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो कभी भी नादरा से इशू नहीं हो सकता, ठीक है। एप्स के बारे में भी आप लोगों को पता होगा कि अगर एफआरसी जो है वो अपलोड होती है तो वो पाक ऐप के थ्रू अब एफआरसी आप वहां से ले सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि टेक्निकल मिस्टेक्स ना हो उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल कि आपका अगर वहां पे सारा नादरा के ऊपर पास सारा रिकॉर्ड है तो आपको फिर इजीली पाक आईडी ऐप से वो आपकी एफआरसी जो है वो डाउनलोड वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके स्टेटस में कहीं भी आपके फादर का नाम गलत है, या आपके फादर का कुछ पुराना एनआईसी था, सीएनआईसी नहीं, या अभी तो चिप वाले आ गए ना, या चिप नहीं है, या कोई भी इशू है, फॉर एग्जाम्पल उनकी एंट्री ही नहीं हुई थी आपके फैमिली मेंबर्स की, तो क्या होगा, फिर वहां पर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि फिर आपको तो उन तमाम फैमिली मेंबर्स को लेके जाना पड़ेगा, उनकी जो है वो बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी, उनको जो है वो प्रोसीजर से, वो सारे उस नादरा के प्रोसीजर से गुजरेंगे और फिर उनको जो है वो सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। लेकिन अगर सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है, सक्सेशन सर्टिफिकेट मैं आपको बता चुकी हूँ, मेन चीज क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए सक्सेशन हमेशा हमेशा मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए यूज होता है। बहुत सारे लोगों को ये गलत फहमी होती है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो इमूवेबल के लिए भी यूज होता है, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके लिए भी सक्सेशन सर्टिफिकेट यूज होता है, पर ऐसा नहीं है। सक्सेशन सर्टिफिकेट सिर्फ और सिर्फ आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए होता है। बैंक में कोई कैश होता है, ज्वेलरी होती है, कुछ भी है, एक्स वाई जी, तो वो आपका क्या कहलाता है, आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी कहलाती है। मूवेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने वाली चीज को हम मूवेबल कहते हैं। अब जी नादरा ने तब आपको इशू करना था सर्टिफिकेट जब तो आप लोगों के बीच में, आप लीगल हेयर्स में कोई झगड़ा, कोई परेशानी थी नहीं। अब आ गया जनाब डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट आ जाता है तो फिर नादरा क्या करेगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जी पहले तो डिस्प्यूट नहीं था, तो सीधा सीधा क्या किया नादरा ने, हमें इशू कर दिया जनाब सक्सेशन सर्टिफिकेट। अब आ गया इशू। अब जनाब जब आप जाते हैं नादरा के पास तो डेफिनेटली जब आप नादरा के पास जाते हैं ना, देखिए कार कर दिया, चलो हम एग्जांपल लेते हैं। आ, आ, ताया है, ताया की बेटी है, ठीक है। अब वो बेटी की तरफ से मैं बात कर रही हूँ। आप सोचें आपकी क्लाइंट जो है वो लड़की है जो बड़े भाई की बेटी है,
अच्छा जी, अब क्या हुआ, लड़की ने कहा कि जी मेरे जो चचा हैं वो जो है आने के लिए तैयार नहीं है। वो नादरा में बायोमेट्रिक करवाने के लिए तैयार नहीं है, और उन्होंने कहा है कि भाई मैं तो तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं आ रहा, और ये जो प्रॉपर्टी है ये तो तुम लोगों की है ही नहीं, और आप लोग जो हो जी इस घर को छोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ। अब क्या किया जाए? अब यहाँ पे पॉइंट ये आता है कि जाहिर सी बात है, अगर डिस्प्यूट आ गया है, और जहाँ पे डिस्प्यूट आ जाता है, जहाँ पे राइट्स वायलेट होते हैं, वहां पे कानून हरकत में आता है। अब जी राइट्स तो वायलेट हो गए, आपको बोल भी दिया कि जिन आप जी घर से निकल जाओ, और ये प्रॉपर्टी आपकी है ही नहीं, और अब हम आपको मानते ही नहीं, और हम तो सक्सेशन के लिए जाएंगे ही नहीं। ऑल दो, जैसे उनके फादर की डेथ हुई, ठीक है, अब दो बेटे आपस में लड़ रहे हैं। बड़ा भाई कहता है कि भाई आप जो है वो प्रॉपर्टी में हिस्सा कर लेते हैं, हिस्से कर लेते हैं, हमें ज्यादा परेशानी नहीं होगी, उसको बैठ के हम सॉल्व कर लेते हैं मैटर को, तो हमें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। छोटा भाई कहता है नहीं भाई, ऐसे कैसे आधा हिस्सा कर लूं, मैं तो पूरा ही लूंगा। ठीक है। अब बात आती है, ये जो डिस्प्यूट जो आपका आ गया, अब इसमें आप क्या करेंगे? नाजरा ने तो आपको सर्टिफिकेट इशू किया ही नहीं है। अब आप क्या करेंगे? आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते। पॉइंट समझने वाली बात है कि आप डायरेक्टली कोर्ट नहीं जा सकते। फिर आप क्या करेंगे भाई? नादरा ने भी मना कर दिया कि भाई वो डिस्प्यूट केसेस में बोलता ही नहीं है, तो वो एफर्ट से निकाल के नहीं देगा, वो तमाम चीजें आपको करके नहीं देगा, तो फिर आप करेंगे क्या? अब यहाँ पे एक पॉइंट ये आता है कि अगर इस तरीके का कोई डिस्प्यूट होता है, तो फिर आप नादरा से कहते हैं कि हमारी फैमिली में डिस्प्यूट आ रहा है, ये सक्सेशन सर्टिफिकेट हमें निकलवाना है। तो फिर नादरा क्या करता है, आपको डिक्लाइन सर्टिफिकेट एक देता है, जिसे लेटर ऑफ रिजेक्शन भी आप कह सकते हैं। वो डिक्लाइन सर्टिफिकेट आपने लेना होता है, वो बहुत जरूरी होता है। आपका डिक्लाइन सर्टिफिकेट होता है, आपकी जो अपना जो एफआरसी है, जो सीएनआईसीज है, वो आप लोगों के पास होनी चाहिए। वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो नादरा अपना प्रोसेस करता है, और सारी चीजें आपको एक सर्टिफिकेट थमाता है, और वो कहता है जी ये रहा आपका डिक्लाइन सर्टिफिकेट। हम इस इशू में नहीं बोल सकते क्योंकि उन्हें इख्तियार ही नहीं है। हम उस इशू में बोल सकते हैं जहाँ पे कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, लेकिन अभी यहाँ पर तो इतनी प्रॉब्लम है जी, हम नहीं बोल सकते। आप लीजिए ये अपना डिक्लाइन सर्टिफिकेट और आप चले जाइए कोर्ट, सिविल कोर्ट। जब भी कोई भी मैटर होता है, मेरी प्रैक्टिस हमेशा ये रही है कि मैं हमेशा लीगल नोटिस जरूर सेंड करती हूँ। ठीक है। तो लीगल नोटिस सेंड करने से आपको बहुत सारी चीजों का अंदाजा हो जाता है कि जो मैटर चल रहा है, जो क्लाइंट ने जो क्लाइंट ने आपको बताया है, वो उसने अपने तरीके से बताया, उसके अंदर फैक्ट्स निकालना, उसके अंदर जो है आप देखते हैं कि भाई ये चीज इसके हक में जा रही है, ये चीज इसके हक में नहीं जा रही, ये चीज इस पर ये राइट है, और ये इसे मिलना चाहिए, वो काम आता है। अब आपने जो डिक्लाइनिंग सर्टिफिकेट ले लिया है, क्लाइंट आपके पास आया, उसको ये सब चीजें नहीं पता थी, आपने क्लाइंट को गाइड किया। क्लाइंट का काम है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ला के देना। ठीक है। तो क्लाइंट ने आपको ये डॉक्यूमेंट्स ला के दे दिए। अब क्या होगा? आप ये डिक्लाइन सर्टिफिकेट और तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब लेकर, और जो लीगल एयर्स की जो लिस्ट होती है वो सब लेकर, एफआरसी लेकर आप जाएंगे कोर्ट। आप फाइल करेंगे सिविल सूट। ठीक है, सूट फॉर, आप सूट फाइल करेंगे किस चीज के लिए? फॉर सक्सेशन। जब आप सक्सेशन के लिए सिविल कोर्ट में जाते हैं, तो कोर्ट को ऑलरेडी पता है। कोर्ट आपसे, देखिए, जब डॉक्यूमेंट्स देखेगी, अगर तो आप नादरा से होकर नहीं आए और डायरेक्टली आप कोर्ट चले गए, तो फिर कोर्ट ये एक्सेप्ट नहीं करेगी। कोर्ट ये कहेगी कि पहले जो आपने रेमेडी अवेल नहीं की, ये जैसे 22 AB में आप देखते हैं कि भाई पुलिस जो है वो एफआईआर नहीं लॉन्च करी, तो अब जी हम डायरेक्टली 22 AB में जाते हैं, लेकिन उससे पहले एक चीज है कि आपने एसएसपी ऑफिस में जो है वो कंप्लेंट जो है फाइल करनी होती है, लाजमी, और उसकी कॉपी जो है वो क्रिमिनल केसेस में ये काम आती है, या आपने उसको अकम्पनी करना होता है उसके साथ, और बताना होता है 22 AB में कि जी हम वहां गए थे, लेकिन हमें वहां से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, इसलिए हमारी लास्ट होप क्या थी? कोर्ट थी। इसी तरह से आपने क्या करना है? वो फर्स्ट स्टेप लेना है, नादरा वाला। जब वो फर्स्ट स्टेप आपका क्लियर हो जाएगा, देन यू विल गो टू द कोर्ट, और आप कोर्ट में जाकर जो है वो अपने तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे। कोर्ट देखेगी, वेरीफाई करेगी, आपसे पूछेगी, वो सर्टिफिकेट देखेगी नादरा का, और फिर जो है जी आपका सूट जो है वो प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। सिविल प्रोसीजर का आपको पता है, प्लीडिंग्स जो है वो ऑर्डर 6 में है। ऑर्डर 6 अगर आप पढ़ेंगे, आपको अंदाजा होगा कि प्लीडिंग्स क्या होती है, कि उसके कंटेंट्स होते हैं। ठीक है। और फिर उसके साथ ही बिल्कुल बिल्कुल नीचे 6 के बाद 7 में ऑर्डर में क्या है? आपकी प्लेंट है। आपने जी प्लेंट भी फाइल कर दी है, सारी चीजें कर दी हैं। अब आपको जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, ये सारी बात तो हो गई, मैंने आपसे बात की सक्सेशन सर्टिफिकेट की।
जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी थी। अब बात करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी की, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट समझी जाती है, क्योंकि देखिए इसकी मालियत जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है। और ज्यादातर क्या होता है कि ज्यादातर जो झगड़ा होता है ना वो होता ही इमूवेबल प्रॉपर्टी पर है। ठीक है, कि आप मेरे घर से निकल जाओ, आप मेरे घर में नहीं रह सकते, ये घर तो मेरे नाम था, ये मुझे गिफ्ट कर दिया था, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। और जो आपको ये देखना चाहिए बीइंग अ लॉयर, कि अगर एक पार्टी ये कह रही है कि जी ये मुझे गिफ्ट कर दिया गया था, और आप दूसरी पार्टी की तरफ से हैं, तो आपको ये जांचना चाहिए कि क्या ये गिफ्ट वाकई हुआ था, कहीं इसमें कोई फॉर्जरी तो नहीं थी, कहीं इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं था। ऐसा नहीं है कि उसने कह दिया और हम मान लेंगे। फिर आप करेंगे इसकी इन्वेस्टिगेशन। मैं अपने हर केस में इन्वेस्टिगेशन लाजमी करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है इन्वेस्टिगेशन करना। क्रिमिनल केसेस में स्पेशली आप जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो बहुत मजा आता है। हालांकि ये पुलिस का काम है इन्वेस्टिगेशन करना। अब मैं सिविल की बात कर रही हूँ, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन लाजमी करनी है कि भाई ये जो चीजें हैं क्या ये वाकई सही है। ये जो अपोजिशन है, हमारी जो पार्टी है, मेरी क्लाइंट का जो अपोजिट बंदा है, वो क्या, जो डिफेंडेंट आप कह लें, आप प्लेंटिफ हो गए तो वो डिफेंडेंट हो। तो फिर क्या है कि जी अब ये क्या है कि ये वाकई वो है बंदा, मतलब ये सही कह रहा है, क्या ये वाकई ऐसे हुआ था। देखिए एक जगह तो कोई ना कोई गलत होगा। डिस्प्यूट तो तभी होगा ना जब कोई एक बंदा अपनी ईगो बीच में लाएगा। एक बंदा लाजमी कहीं ना कहीं गलत होगा, एक बंदा दूसरे का राइट वायलेट कर रहा होगा, ये तो डन है। ठीक है, लेकिन देखना आपने है कि आपको क्या लगता है कि कौन सा बंदा आपके पास जो क्लाइंट आया है, देखिए वो आपका क्लाइंट है। आप उसकी स्टोरी सुनेंगे बीइंग अ लॉयर, आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, क्या उसके पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वाकई सच्चे हैं या झूठे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप अपनी क्लाइंट की तरफ से सोचेंगे, तो आप अदर पार्टी की भी थोड़ी बहुत आपने क्या करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, डॉक्यूमेंटेशन करनी है, चीजें देखनी है कि नहीं है। अच्छा जी। अब बात आती है, हम बात कर रहे हैं क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की। अब जी क्या हो गया कि जो भाई हैं आपस में, उनका जो है वो झगड़ा हो गया, और वो ये कह रहे हैं कि जी मैं तो ये पूरी प्रॉपर्टी रखूंगा, मैं तो ये बेचूंगा। अच्छा, हुआ क्या था, विल नहीं हुई थी। क्या होता है कि जब विल हो जाती है तब तो सारी चीजें देखो क्लियर हो जाती है ना, कि विल के अंदर लिखा हुआ होता है, लेकिन विल पे भी आप जो है ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं कि जी ये तो, जो ऑब्जेक्शंस लगते हैं कि जी ये तो वालिद को पता ही नहीं था, वो तो बुजुर्ग थे या वो तो बीमार थे, और इन्होंने जो है वो थंब इम्प्रेशन ले लिए, या फिर इन्होंने जो है वो सिग्नेचर्स करवा लिए। दीज आर नॉर्मल नॉर्मल थिंग्स ना, जो टैक्टिक्स यूज की जाती है, बहुत ज्यादा नॉर्मल है। अब इसमें क्या होता है, दोनों पार्टीज का जो है वो नुकसान हो रहा होता है। किस तरीके से हो रहा होता है कि कोई भी पार्टी अपना हिस्सा शेयर करने के लिए तैयार नहीं होती। ठीक है, तो वहां पे फिर क्या होता है कि हमारे पास जो रेमेडी होती है वो सिर्फ कोर्ट की रेमेडी होती है, क्योंकि इमूवेबल का इख्तियार जो है ना वो नादरा को नहीं है। इमूवेबल क्या हुआ, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या होती है कि जो आपकी जमीन से, जो आपकी अर्थ से अटैच होती है, उसे हम इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। यानी कि उस प्रॉपर्टी में कुछ भी हो सकता है, मतलब आपकी बिल्डिंग्स होती हैं, घर होगा, जॉइंट प्रॉपर्टी होगी। अच्छा, अब क्या होता है प्रॉपर्टीज के हवाले में ना बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो आपकी हो गई भाई, आप अलग रहते हैं, एक अलग बिल्डिंग है, एक दूसरी प्रॉपर्टी है, दोनों में आपके हिस्से हो गए। एक क्या होता है, एक जॉइंट प्रॉपर्टी है, आप ऊपर पोर्शन में रहते हैं, और जो अपोजिट है, आपके जो चचा हैं, या जो आप उनके आपके फादर के जो बड़े हैं या छोटे भाई हैं जो भी हैं, वो जी नीचे पोर्शन में रहते हैं। तो अब क्या होगा कि इसमें ऐसा तो नहीं कोर्ट फैसला कर सकती ना कि हाँ जी आप अपर पोर्शन में ही रहें, और जी हाँ आप जो है वो नीचे वाले पोर्शन में, आप ग्राउंड फ्लोर ले लें, आप जनाब फर्स्ट फ्लोर ले लें। अब ये क्या हो गया, ज्वाइंट प्रॉपर्टी हो गई, आप ज्वाइंट ऑनर्स हो गए। अब दो जो भाई हैं वो तो हो गए ज्वाइंट ऑनर्स, अब आपने जाना है जी कोर्ट, चाहे वो ज्वाइंट ऑनर्स हैं या ज्वाइंट ऑनर्स नहीं है, फादर के नाम पे कितनी भी प्रॉपर्टी थी, हर प्रॉपर्टी में अगर विल नहीं बनी हुई तो हर प्रॉपर्टी में भाई बहनों का हिस्सा उसी हिसाब से होगा जो कि शरीयत कानून है। और वही कानून वही जो चीज है, जो शरीयत में जितना बताया गया हिस्सा, उतना ही कानून में बताया गया है। किस तरीके से कहा गया है, अच्छा इसे जो है ना मैं आपको एक आपकी बताती हूँ मजे की बात, कि इसको सक्सेशन को जो एक्ट है ना, बेसिकली देखें, अगर आप पूरा सिनेरियो देखें ना, तो ये कहानी चल रही होती है ग्रैंड सन पे ना, पोते के ऊपर ये कहानी चल रही होती है। तो यतीम पोता जैसे है कि भाई दादा के रहते हुए जो है वो पोते के वालिद का यानी दादा के बेटे का इंतकाल हो गया, यानी बच्चे के बाप का इंतकाल हो गया। अब जनाब क्या करें, जब इस तरह से पहले होता था तो फिर प्रॉपर्टी जो है वो उससे महरूम कर दिया जाता था बेटे को। ठीक है कि जनाब, अच्छा क्यों कर दिया जाता था मैं आपको बताती हूँ कि शरीयत तो ये कहती है
ये जो हिस्सा होता है ना, वो जिंदा इंसान का होता है। प्रॉपर्टी में जो हिस्सा है वो किसका है? वो जिंदा इंसान का है। अच्छा, अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, उसकी बेटी है उसकी, ठीक है, उसकी उसकी वाइफ है और वो जो है वो प्रेग्नेंट है, तो द बेबी इज इन द वॉर्म, उसे भी उसी टाइम से क्या होगा, लीगल हेयर मान लिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसको भी जिंदा ही तस्लीम किया जाएगा। यहाँ पे भी ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बहुत बारीक बारीक चीजें हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं। आप अगर सिविल में प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ये चीजें मालूम होनी चाहिए सिविल के लिहाज से। तो एग्जाम्स में आप जाते हैं, आपको एग्जाम्स के लिहाज से ही मालूम होना चाहिए। आप जजेस बनते हैं, मैजिस्ट्रेट्स बनते हैं, डेफिनेटली आप मैजिस्ट्रेट बनेंगे, सिविल जज की पावर्स होती हैं उसके पास, तो उसको भी ये सारी चीजें पता होती हैं। अब क्या होता है जनाब कि यहाँ पे तो ये हुआ कि जी इमूवेबल प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे। जी मेरे फादर ने जो है वो, अभी हम बात करते हैं जॉइंट प्रॉपर्टी पे, तो जी जॉइंट प्रॉपर्टी है हमारी, और ये ऊपर वाले पोर्शन में जो है वो मेरा बड़ा भाई रहता है। आप गए हैं, ठीक है, मैं छोटा भाई हूँ, मैं नीचे रहता हूँ। मैंने बड़े भाई को कहा कि फादर की कोई विल नहीं है, तो हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, क्योंकि इस्लामिक लिहाज से भी और कानूनी लिहाज से भी क्या होता है कि बेटे का जो राइट होता है ना, वो बेटी से ज्यादा होता है। मैं आपको ऐसे करके समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, एक फादर की प्रॉपर्टी में 300 रुपए बनते हैं, एक 300 रुपए से हम मिसाल ले रहे हैं, ठीक है। आप ये नहीं कहिएगा हाँ जी हमने तो कितने मिलेंगे, उस बेटी को मिलेंगे। यानी कि बेटी का शेयर जो है वो आधा होता है, और बेटे का जो शेयर होता है वो डबल होता है। देखिए इसके पीछे भी बहुत बड़ी वजह है। इसमें बिल्कुल भी ऐसी वाली बात नहीं है कि हम ये सोचे कि जी हमारे साथ तो गलत हो गया, बीइंग लेडीज जो है, हम लोग अगर ये सोचने लग जाए तो ये कि गलत है। लेकिन आप इसके पीछे की एक लॉजिक देखिएगा। देखिए जो लड़का होता है ना, उसे अपनी फैमिली चलानी होती है, वो शादी करके लाता है। जबकि जो बेटी होती है ना, वो शादी करके जाती है। जब लेडी शादी करके, बेटी शादी करके, बहन शादी करके चली जाती है, तो क्या होता है कि उस बहन का अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी में ऑलरेडी हिस्सा होता है। ठीक है, हक महर भी उसे मिलता है, और उसका उसकी प्रॉपर्टी में भी उतना ही हिस्सा होता है, क्योंकि वो उसकी लीगल हेयर होगी। तो यानी कि उसके हस्बैंड के साथ उसकी जो प्रॉपर्टी है, वाइफ के साथ जो उसके हस्बैंड की प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली अटैच हो गई है। अब यहाँ पे जो बेटा है उसको शादी करके लाना है, उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा देना है, ठीक है, अपनी वाइफ को। अच्छा, उसे हक महर भी देना है। तो चीजें सारी क्या होती है, इस्लाम ने बहुत देखभाल के रखी हैं। तो बेटी क्योंकि शादी होके चली जाती है, वो उसकी मर्जी, अगर शादी नहीं भी होती तो उसका इतना ही हिस्सा रहेगा, क्योंकि अगर वो शादी अपनी मर्जी से नहीं कर रही तो ये उसकी मर्जी है, ठीक है। इस पे दबाव नहीं हो सकता, वो अपनी लाइफ गुजार सकती है अपने उस शेयर में, जो जो कानून ने, इस्लाम ने उसको वेरीफाई किया है कि जी आपका जो है अगर 300 रुपए है तो 100 रुपए जो है वो बेटी को दिए जाएंगे, ठीक है, और बेटे को जो है वो डबल दे दिया जाएगा। अब ये तो ये वाला शेयर हो गया कि बेटा बेटी के दरमियान, अगर एक बेटी है और एक बेटा है तो किस तरीके से डिवाइड होगा ये आप समझ गए होंगे। अब इसी तरीके से अगर दो बेटे होते हैं या दो बेटियां होती हैं, अब इसी तरीके से नंबर ऑफ आप जो चिल्ड्रन है ना वो काउंट करें। अगर जिस तरह से नंबर ऑफ चिल्ड्रन काउंट होते जाएंगे, उसी तरीके से क्या होगा, शेयर प्रॉपर्टी का उसी हिसाब से बढ़ता चला जाएगा। बेटा है, दो भाई हैं, तो फिर आधा आधा दोनों को मिलेगा, और उसके जो 1% है वो किसको जाएगा, यानी कि 100 रुपए किसको जाएंगे। अगर 300 रुपए है तो किस तरीके से डिवाइड होगा, भाई एक बेटा था तो मैंने 300 रुपए का आपको हिसाब लेके दिया। अगर दो बेटे होंगे तो डेफिनेटली उनके दरमियान उसी हिसाब से जाएगा, डिवाइड होगा शेयर। एक बहन है, एक बहन ही, एक भाई है, दो बहनें हैं, तो उसका शेयर थोड़ा अलग हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बताया हुआ है। अगर वाइफ है और वो विडो हो जाती है, ठीक है, तो उसे कितना हिस्सा मिलेगा, उसे, उसकी भी चीजें जो है वो आपको सक्सेशन एक्ट में आप पढ़ेंगे, आपको सारा बताया हुआ है कि किस किस तरीके से यहाँ पे दो फिक्कों की बात होती है, ठीक है। फिक्कों के हिसाब से भी आपको बताया गया, जो आपका फिक्का है उस लिहाज से आपकी जो है वो प्रॉपर्टी का जो है वो शेयर बन जाएगा। जैसे 1/8, ठीक है, 1/4, 1/6 बनता है माँ बाप का, अगर बच्चे हैं तो 1/6 हो गया माँ बाप का। अगर बेटा की वफात हो जाती है और उसकी बीवी और बच्चे हैं तो फिर माँ बाप को भी शेयर। अगर बेटे ने खुद अपनी प्रॉपर्टी बनाई है,
यानी खुद मेहनत की है, खुद वो प्रॉपर्टी बनाई है, खुद उसमें अपना पैसा लगाया है, सब कुछ उसका खुद का था, उसके फादर से उसने लिया ही नहीं अभी तक। तो फिर क्या होगा? और अगर उस बेटे की वफात हो जाती है तो फिर क्या होगा? हिस्सा माँ बाप को जाएगा। अगर माँ बाप हयात है तो दोनों को जाएगा, अगर एक उनमें से हयात है तो उनको जाएगा। अगर बच्चे हैं उस बंदे के जो वफात पा गया है, डिसीज के अगर बच्चे हैं, अगर बेगम है तो उसको तो शेयर मिलेगा। लेकिन अगर बच्चे हैं तो उस हिसाब से, अगर बच्चे नहीं है तो फिर ये शेयर कम हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, बच्चे हैं तो फिर 1/8 हो जाएगा। ठीक है। इस हिसाब से जो है ये जो कानून है ना, ये इतना आसान नहीं है। और इसको हम जो है 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। हम आधा आज करेंगे और आधा इंशाल्लाह इसको मैं कल भी जो हमारा कल का लेक्चर है उसके साथ ही मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। और फिर मैं आपको उसमें भी बताऊंगी ज्यादा और अच्छे से कि आप लोगों को समझ आए। फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि सिविल जो है ना, वो पहले हमारे सरों से गुजरता रहता है। लेकिन जब आप ये सोच के लेक्चर सुनते हैं ना कि जी ये तो हमारे आसपास हो रहा है, या हमारे हमारे घर में ही ये सब हो रहा है, तो वो फिर आपको बड़ा मजा आता है। आपको समझने के बहुत सारे रूल्स हैं, और हर रूल का एक ना एक इम्पोर्टेंट मकसद है। ठीक है। अगर आप ये सूट फाइल करते हैं उसमें रूल का हर चीज का इम्पोर्टेंट है। अच्छा, प्लेंट का मैं आपको इसमें एक और मुझे बात याद आ गई बीच में, कि हम प्लेंट हमने फाइल की मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, हमने जो है वो सूट फाइल कर दिया। अच्छा, आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मांग सकते हैं इसमें। ठीक है। अगर आप टाइटल के लिए कर रहे हैं तो फिर आप सूट फॉर डिक्लेरेशन करेंगे। अगर आपकी जॉइंट प्रॉपर्टी है तो फिर आप शेयरिंग के लिए करेंगे। ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ जी, प्लांट बन गई है। प्लांट बनी, अब प्लांट में मैंने आपको बताया था कि आप जब ऑर्डर 7 पढ़ते हैं, पहले आपने सूट इंस्टीट्यूशन कहाँ से हुआ था? मैंने कल भी आपको बताया था, ये ऑर्डर 4 और सेक्शन 26 से होता है। ठीक है। वहां पे आपका बताते हैं कि जी प्लेंटिफ कौन होगा, डिपेंडेंट कौन होगा, सूट किस तरीके से इंस्टीट्यूट होगा। लेकिन अब सूट तो ये आपने देख लिया कि किस तरीके से इंस्टीट्यूट होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जनाब भाई कैसे होगा, मुझे तो पता ही नहीं है। मैं तो अभी तक कोर्ट गई नहीं हूँ, मैंने सिर्फ अभी तक पढ़ा है, लेकिन मुझे प्रैक्टिस नहीं आती। अब मुझे क्या करना चाहिए? तो ये आपको खुद वो बुक आपकी सीपीसी आपको बताएगी, वो ऑर्डर आपको बताएगा कि जनाब आप देख लें ऑर्डर 6। वहां पे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आखिर प्लेंट के कंटेंट्स होते क्या हैं। वहां पे आप ये समझ सकती हैं कि प्लेंट बनेगी किस तरीके से। उसी के नीचे बिल्कुल सेक्शन आपको कह रहा है कि जनाब मुझे पढ़ लो, मैं ऑर्डर 7 हूँ, मैं प्लेंट के बारे में जिक्र करता हूँ, मुझे देख लो थोड़ा सा, प्लेंट में क्या क्या होना चाहिए, प्लेंट किस तरीके से बनेगी। कोड का नाम आपका ऊपर आता है, नीचे आपकी जो है वो नंबर आएगा, आपकी पार्टीज का नाम आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा, आप आए किस लिए हैं कोर्ट में। ठीक है। और आप जो है कोर्ट में आए हैं, ये सारी चीजें, फिर आपके फैक्ट्स लिखे जाएंगे। फिर आप जो है वो अपने जितनी आपकी फैक्ट्स थी वो सारी लिखने के बाद जो है उसकी कॉपीज होंगी। अच्छा, आप क्या होते हैं कॉपीज में, आपको बता दूं कि आपने जो है कॉपीज जो है वो कोर्ट में जो सबमिट करानी होती है, जितने डिपेंडेंट होंगे उन सबके लिए आपने एक एक कॉपी जो है कोर्ट में, कोर्ट की एक अलग कॉपी होती है। और बाकी जितने भी डिपेंडेंट है, आपका एक है भाई, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं तो वो एक कॉपी आप कोर्ट को देंगे, और एक कॉपी जो है वो आपके भाई के लिए होगी। ठीक है। अच्छा जी, प्लेंट के बाद जो है वो प्लेंट आपकी फाइल हो गई है। अब प्लेंट के साथ मैंने आपको बताया था कि सिर्फ प्लेंट नहीं होती, आपने कोर्ट में जाके ये नहीं कहना कि जज साहब मैंने तो ये सूट फाइल कर दिया है, ये रही मेरी प्लेंट, और जी मैंने तो पढ़ा था ऑर्डर जो है 7 ने मुझे बताया कि जनाब आप प्लेंट लिख दें, और फैक्ट्स उसमें होंगे, नाम होगा पार्टीज का, और जी सिग्नेचर होंगे, और जी बस मेरा तो काम हो गया, ये तो हो गया, प्लेंट तो मैंने दाखिल कर दी। तो वहां आपको जज साहब कहेंगे कि भाई सिर्फ प्लेंट दाखिल नहीं होती। ये कल भी मैंने कहा था कि जब भी हम फैमिली सूट भी फाइल करते हैं तो उसके साथ कुछ मिसलेनियस एप्लीकेशन होती है। देखिए याद रखें, कोर्ट से जब तक आप कोई रेमेडी मांगेंगे नहीं, कोर्ट आपको नहीं देती। आपकी प्रेयर्स में, आपके फैक्ट्स में, आपके सब्जेक्ट लाइन में वो पता होना चाहिए कि आप क्या मांग रहे हैं। कोर्ट का वक्त बचाएं। कोर्ट को जो सीधे जो पेपर्स हैं, जो प्रोसीजर है कोर्ट का, उसी तरीके से प्लीज डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएं। तो इससे क्या होगा, आपका भी टाइम बचेगा और कोर्ट का भी टाइम बचेगा। प्लेंट आपने पढ़ ली, आपने फाइल कर दी। अब मैं आपको इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जनाब आप इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए फाइल कर रहे हैं सूट। ठीक है। आप प्लेंट जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए दे रहे हैं, वहां आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी में है।
ठीक है, या ख्वाह आप ज्वाइंट प्रॉपर्टी में नहीं भी हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, आपने जो सूट तो आपने बना के दे दिया। अच्छा, सूट तो आपने दे दिया, लेकिन आपने ये तो सोचा नहीं कि क्या पता आपका भाई वो प्रॉपर्टी सेल कर दे, तो आप उसको कैसे रोकेंगे? ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ सूट आप क्या करेंगे भाई? जब तक आप कोई अमल दरामद कोई चीज करेंगे तब तक तो प्रॉपर्टी बिक चुकी होगी। वो उसके बाद के मराहल हैं कि फिर सीपीसी आगे क्या कहती है। लेकिन हमारा काम ये है, बीइंग अ लॉयर, ये हमें तो स्मार्ट काम करना है। ठीक है, स्मार्ट काम करने के लिए हमें क्या चाहिए कि भाई प्लान तो फाइल कर ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगा दें। उसके साथ ऑर्डर 39 रूल 1 की एप्लीकेशन जो है वो भी लगेगी कि जनाब मुझे स्टे चाहिए, ताकि जब तक ये सूट चल रहा है, क्योंकि देखिए समन तो होते हैं ना, समन होगा, बंदा आएगा, चीजें होंगी, फिर पता लगेगा, इतने में पता चला प्रॉपर्टी का सौदा हो गया, प्रॉपर्टी बिक गई। जो सूट जो सूट आप लेकर आए हो, जिस से बचने के लिए क्या होता है कि मिसलेनियस एप्लीकेशन कि भाई आप एप्लीकेशंस लगाएं, न्यू सूट कोई फाइशंस बचाएं अपना, और कोर्ट का टाइम बचाएं और वो एप्लीकेशंस यूज करें। अब आप ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन लगाएंगे, और उसमें आप रिक्वेस्ट करेंगे कोर्ट को कि जनाब ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं ये सूट फाइल किया है, लेकिन जो मेरा भाई है या मेरी बहन है या जो भी एक्स वाई जी, वो मुझे डर है कि इस प्रॉपर्टी को सेल कर देंगे जो कि डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है। इसीलिए मैं चाहती हूँ या मैं चाहता हूँ कि मुझे ग्रांट दिया जाए। ग्रांट के इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो ये असल में ग्रांट जो है मैं आपको बता दूं, ये बेसिकली टेम्परेरी इंजंक्शन होता है। जब आप ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 पढ़ेंगे तो आपको वहां पे वर्ड मिलेगा, ये क्या है, टेम्परेरी इंजंक्शन। परमानेंट इंजंक्शन भी होता है, परपिचुअल होता है, या वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में होता है। ठीक है, उसका सेक्शन अलग होता है, वो कब होता है ये मैं आपको उस वक्त बताऊंगी। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूँ कि टेम्परेरी इंजंक्शन जो है, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की जो है वो एप्लीकेशन जो है हम कंपनी करेंगे। साथ में किसके कंपनी करेंगे? साथ में हम कंपनी करेंगे जो हमने प्लान फाइल की है, उसके साथ जो है हम ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन जो है वो लाजमी लाजमी लगाएंगे, ताकि हमें स्टे मिल जाए। अब जी आपने जो है वो फाइल कर दिया, आप कोर्ट जो है ना वो स्टे ग्रांट कर देती है। ठीक है, जब वो देखती है, अच्छा, कोर्ट तीन चीजें जरूर देखती है टेम्परेरी इंजेक्शन देने में। कोर्ट तीन चीजें कौन सी देखती है? जो इंग्रेडिएंट्स हैं, आपने भाई ऑर्डर 39 रूल 1 तो फाइल कर दी एप्लीकेशन, लेकिन क्या आपको पता है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या थे? ऑब्वियसली आपको इंग्रेडिएंट्स पता होंगे तो आपने फाइल की होगी ना। आपने क्या कोर्ट से बोलना होता है भाई, कोर्ट क्यों करे, आप क्यों टेम्परेरी इंजंक्शन दे, आपको वजह तो बताएं जरा। सिर्फ ये चीज कि भाई जो मैंने आपको बताया कि जी जब तक प्रॉपर्टी सेल हो जाएगी तो हो जाएगा, इसको कानूनी वर्ड्स में आप कैसे कहेंगे? ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 के 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, वो इंग्रेडिएंट्स आपको हमेशा याद होने चाहिए। नंबर 1, प्राइमा फेसाई, भाई आपका केस बनता भी है कि नहीं। ठीक है, दूसरा आपका बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस आपने देखना है। यहाँ पे कोर्ट ये देखती है कि अगर मैं इसे टेम्परेरी इंजंक्शन, या मैं इंजंक्शन अगर इसे ग्रांट करती हूँ, कोर्ट अगर ग्रांट करती है, तो क्या उससे लॉस ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पे बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस देखा जाता है, जो भी आपके लिए कन्वीनियंट होगा कोर्ट उसको डिसाइड करेगी। नंबर 3 क्या होता है? इरेपरेबल लॉस। भाई प्रॉपर्टी बिक गई, मैं उस प्रॉपर्टी के लिए कोर्ट में आई हूँ, मैं फाइट कर रही हूँ अपने हक के लिए, आगे जाके मेरे बच्चों का हक होगा। ठीक है, या अगर आप सिंगल भी है तो आपका हक है, तो उसके लिए मैं फाइट कर रही हूँ, पता चला वो प्रॉपर्टी ही उसने सेल कर दी है, मेरे भाई ने या मेरी बहन ने, तो जनाब ये तो मेरे साथ बहुत गलत हुआ। उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या फाइल करते हैं, ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 में हम एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं। अब जी जनाब उसके साथ तो हमने एप्लीकेशन भी लगा दी। अब क्या होगा, कोर्ट का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जी प्लान तो आ गई है, अब आपका समन स्टार्ट होगा। अब आपने देना है समन। अब कोर्ट जो है वो समन देगी और वो पार्टी को बुलाएगी कि भाई आपके खिलाफ ये केस आया है, ये मैटर है। आप जो है वो कोर्ट में या तो अपने वकील के साथ आ जाएं, या फिर बिना वकील के आप फिलहाल आकर जो है वो अटेंडेंस लगाएंगे। कि बिना वकील के आते हैं लोग, टाइम लेते हैं कि जनाब हमें लॉयर करना है तो हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए। वकील साहब आते हैं तो वो क्या करते हैं, वकालतनामा फाइल करते हैं। ऑब्वियसली उन्हें पढ़ने के लिए टाइम चाहिए, उसके बाद बनाने के लिए रिटन स्टेटमेंट, जवाब दावा जिसे कहते हैं, ऑर्डर आपको 8 में मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल लाइन से अगर हम देखेंगे तो ये चीज है। तो वो फिर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेंगे, रिटर्न स्टेटमेंट फाइल हो जाएगी, तो फिर आपको इस केस में देखें, फैमिली केस में ना, मैं आपको बताऊं,
जब हम समन कर रहे होते हैं ना खुला के मैटर में या वैसे मेंटेनेंस, तो जनाब डिफेंडेंट गायब हो जाते हैं, वो नहीं मिलते। वो मैं आपको आगे बता कैसे पकड़ना है, ठीक है? क्या है? डिसिप्लिन ना आप ये, तो यहाँ पे ना आप हमेशा देखेंगे यहाँ पे डिपेंडेंट हमेशा आएगा। तो ये जो है ना एक्स पार्टी डिग्री, ये बहुत बहुत कोई रेयर केसेस में होता होगा जहाँ पे डिफेंडेंट को पता ही नहीं लग रहा कि मेरे अगेंस्ट जो है वो सूट हो गया, या फिर डिफेंडेंट को लगता है कि जनाब अब तो मैं हारने वाला हूँ, लेकिन उसने अपना मौकफ जो है ना आके वो कोर्ट में लाजमी देना होता है रिटन स्टेटमेंट की सूरत में। तो रिटन स्टेटमेंट फाइल करता है, समन्स हो गए, रिटन स्टेटमेंट हो गई, जनाब जी जनाब अब एविडेंस आना शुरू हो गया, आपकी जो है वो फैक्ट्स एंड इशू, फैक्ट्स एंड रेलिवेंट फैक्ट पे जो है वो बात स्टार्ट हो गई, कानूनी शहादत अप्लाई हो गया, ठीक है? तो वहां पे जो है आपने जो है अपनी गवाही देना स्टार्ट कर दी, और फिर जो है लास्ट में वही कोर्ट जो है सारा प्रोसीजर आपका चला, और अब जो है ये कोर्ट का फैसला है कि कोर्ट ने क्या कंक्लूड किया कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, किसको देनी चाहिए। मजे की बात आपको बताती हूँ कि सीपीसी में ना अमेंडमेंट यहाँ पंजाब में भी हुई है। आपको पता है पंजाब में ना इसको ये बकायदा कहा गया है कि भाई अब ये जो सूट है ना सिविल केसेस, ये बहुत लंबे अब नहीं चलेंगे, आप इनका स्पीडी ट्रायल करो और इनको फौरन से पहले निपटा दो, क्योंकि सालों सालों हो जाते हैं हमारे यहाँ। जो बंदा अपने लिए फाइट कर रहा होता है माशाल्लाह वो भी दुनिया से चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाइड। अगर जस्टिस डिले हो रहा है तो इसका मतलब है कि जस्टिस डिनाई हो रहा है, ठीक है? इसकी ये एक वीकनेस है थोड़ी, पर इसका जिम्मेदार हम ये नहीं कहते, हो सकता है जजेस का मुंह, देखिए ना, जजेस की कभी अपॉइंटमेंट होती है, फिर उनका ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो चेंज हो जाते हैं, फिर जो जनाब दूसरे जज आते हैं वो फाइल पढ़ते हैं, वो चीजें देखते हैं, फिर जो है वकील साहब जो है वो एडजॉर्नमेंट्स बहुत सारी ले लेते हैं, कभी वकील साहब का केस कहीं और लगा हुआ है, कभी वो आउट ऑफ सिटी है, या उनके वो अपने भी मैटर्स होते हैं, ठीक है? तो उसमें ये क्या होता है, लेंदी 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 होता जाता है, किस सिलसिले में? एडजॉर्नमेंट्स में। अच्छा, समझदार लॉयर कौन होता है सिविल में? कि जो एप्लीकेशंस के साथ चलता है, हर चीज के लिए न्यू सूट फाइल करने की जरूरत तो है नहीं, आपने एक एक एप्लीकेशन जैसे जैसे जो जो जरूरत है अकॉर्डिंग टू द आपके सर्कमस्टेंसेस पर डिपेंड करते हैं कि सूट जो है उसमें क्या क्या चल रहा है। अब भाई दाखिल हो गया, हो सकता है आगे उन्होंने जो है वो ऑब्जेक्शन कर दिया हो। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आपने रिजेक्शन ऑफ प्लान के बारे में सुना होगा, सीपीसी में बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं जो आपको बताऊं कि रिटर्न ऑफ प्लान और रिजेक्शन ऑफ क्लेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो ऑर्डर्स है ना, इसके जो रूल्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको याद होने चाहिए। ऑर्डर 7 रूल 10 और ऑर्डर 7 रूल 11 जो है ना, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए। अच्छा, रेस्ट सब्जुडाइज भी इसी में आ गया, रेस्ट जुडिकाटा भी इसी में आ गया, भी क्या पता ये सूट पहले से ही चल चुका हो, ठीक है? तो उसके बारे में आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ होगा नहीं, ये ऐसा कुछ होता नहीं है। जब आपको एक डिसीजन मिल जाता है तो अक्सर पार्टीज आती नहीं है, लेकिन जो आती है उनके लिए कानून में ये दिया गया है। क्या पता ये सूट यहाँ चल रहा है तो आपके भाई ने कहीं और भी ये सूट फाइल कर दिया हो, ठीक है? तो ये रेस्ट सब्जुडाइज हो जाएगा, तो इसमें आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। अच्छा जी, आपको समझ नहीं आ रहा, आपकी जो रिटर्न स्टेटमेंट जो आई है उसमें आपने ये देखा कि जनाब इसमें तो प्राइमा फेशियल है ही नहीं, और इसमें तो जो है ना अच्छा कोर्ट फी स्टैम्प भी नहीं है, क्योंकि सूट फाइल करने के लिए तो आपको जरूरी है कि एक तो आपका सूट बाहर नहीं होना चाहिए लिमिटेशन एक्ट से, ठीक है? बाहर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो सूट फाइल करने की जो मुद्दत बताई गई है लिमिटेशन एक्ट में, जो मयाद है, वो अगर क्रॉस हो जाती है तो फिर आपका सूट बार बार बाय लॉ हो जाता है, वो बार नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपके जो स्टैम्प्स है ना, वो सही से कोर्ट फी आपने सही भरी हो, जो प्रॉपर्टी की जो स्टैम्प फी है वो आपने अच्छे से दी हुई हो, ठीक है? और आपका केस क्या हो, प्रामा कॉज ऑफ एक्शन हो, सॉरी, यहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन, मैंने आपको कहा था कि जब क्रिमिनल केस कहाँ से स्टार्ट होता है, जब एफआईआर हो जाती है। जब एफआईआर होती है आपका क्रिमिनल केस स्टार्ट हो गया, लेकिन आपका सिविल या फैमिली मैटर कहाँ से स्टार्ट होता है, जब कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? भाई मेरे साथ मैंने भाई को बोला कि मुझे अपनी प्रॉपर्टी में से, मुझे ये मेरे फादर की प्रॉपर्टी है, मुझे इसमें से मेरा हिस्सा दे दो, इतनी सी बात है। मेरे भाई ने कहा जी वो जाओ, तुम्हारे तो कौन सी प्रॉपर्टी, हमने तो जानते ही नहीं, ये तो सारी हमारी प्रॉपर्टी है, और हमने तो तुम्हें रखा हुआ, तुम पे एहसान किया हुआ है। अब क्या हो गया, ये कॉज ऑफ एक्शन हो, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हो गया, आप लोगों के बीच जो है वो डिस्प्यूट हो गया, तो आप इस वजह से कोर्ट में आए हैं। अब होता क्या है कि जी जनाब आगे चल के ना कोर्ट इन चीजों को देखती है, हालांकि देखना तो इसे बड़े इनिशियल स्टेज पे चाहिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बीइंग अ लॉयर, आप कैसे देखेंगे जी, क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट आ चुकी है, आप स्टेटमेंट देखेंगे। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट उन्होंने फाइल किए, हो सकता है उन्होंने अपने रिटर्न स्टेटमेंट में आपकी क्रेडिट पढ़ के लिखा हो, कहीं भी अगर आपकी बारीकी हो, थोड़ी सी ऐसी कोई चीज उन्होंने लिखा हो जी ना आप ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है बिफोर द कोर्ट, ठीक है ना?
इन द आई ऑफ लॉ ये तो मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने ये 4-5 चीजें जो इंग्रेडिएंट्स है ना ऑर्डर 7 रूल 11 के, वो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, वो पूरे होने चाहिए। अगर वो नहीं होंगे तो फिर आपका सूट क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डिग्री जो है आपकी हो गई तो वो भी रिजेक्ट हो जाएगी। अच्छा, जो रिजेक्टेड डिग्री होती है वो डीम, सॉरी, जो आपका रिजेक्ट सूट होता है वो तो डीम डिग्री कहलाता है। आपके आपके अगेंस्ट फैसला आया या आपके हक में फैसला आया, उसको मैं कल कंटिन्यू करूंगी। यहीं से प्रोसीजर में थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, और जो मुझे चीजें याद आ रही है मैं उस पर जरा पॉइंट पे, आपको लग रहा होगा एक बात से उठ के दूसरी बात पे, दूसरी बात से तीसरी बात पे। तो सीपीसी असल में इतना वसी है, इतना ब्रॉडर है कि आप जो है एक सेक्शन की बात करते हैं आपको ऑर्डर याद आता है, ये भी उसके साथ है। तो मैंने आपको कल भी बताया था, ये सब चीजें क्या होता है अटैच करके पढ़ी जाती है। ऑर्डर्स, सेक्शंस, रूल्स, फिर कहाँ पे कौन सी चीज आपकी वायलेट हो रही है। भाई इन्होंने ऑर्डर 7 ऑर्डर रूल, ऑर्डर 7 रूल 11 की बात हो रही है। अगर कोर्ट जुरिस्डिक्शन नहीं है तो आप जो है डिफेंडेंट ये भी कह सकता है कि भाई ये तो जुरिस्डिक्शन थी नहीं, तो ये तो यहाँ पे सूट ही नहीं होना चाहिए था। या फिर यहाँ इन चारों पॉइंट्स में से कोई ना कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है कि जहां पर आपकी जो प्लांट है वो रिजेक्ट हो जाए, और अगर प्लांट रिजेक्ट हो जाए तो वो डिग्री का ही तस्वुर माना जाता है। ठीक है, ऐसा ही है ना, यही कहा जाता है कि रिजेक्टेड प्लान इज डीम एज अ डिग्री, ऐसा ही है। अच्छा, अगर ये सूट आप लोगों का हो गया आपस में, कोर्ट ने फैसला कर दिया, ऑब्वियसली कोर्ट यही फैसला करेगी, वो किसी के साथ गलत तो करेगी नहीं। लॉ कहेगा भी आधा हिस्सा इसका बनता है इसको दो, और ये हिस्सा आपका बनता है, ये आप लोग पार्टीशन हो जाएंगे। अगर ज्वाइंट प्रॉपर्टी है तो कोर्ट के पास क्या क्या है कि वो ऑप्शन भी कर सकती है। ठीक है, या फिर एक पार्टी दूसरे को उतना हिस्सा दे दे जितने की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाएगा कितने की प्रॉपर्टी है मार्केट में, उसके हिसाब से जो है ना वो शेयर्स बनते हैं। तो वो एक भाई बोलेगा भाई मैं तो ये घर सेल ही नहीं करना चाहता, मैं इनको पैसे दे देता हूँ, ये अपना शेयर लेके चले जाएं, तो ये ऐसे भी हो सकता है कोर्ट में, आप ये भी कह सकते हैं। इन चीजों में अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो आप कोर्ट को बता सकते हैं कि भाई हमारा कॉम्प्रोमाइज हो गया है, तो हम जो है अब ये कर रहे हैं। अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं होता और जो अदालत ने फैसला किया है वो डिग्री करेगी, वो जजमेंट देगी। और डिग्री में जो मैंने आपको बताया था, जो जजमेंट डेटर होता है हमेशा वही अग्रीव पार्टी होता है, यानी जिसके अगेंस्ट जो है वो डिग्री गई होती है। तो जो जजमेंट होल्डर होता है वो तो ऑब्वियसली उसको वो तो खुश होगा कि अच्छा है चलो भाई राइट्स हम सबको मिल गए। अब आपके पास जो है अपील का राइट आ गया। जो भी जजमेंट डेटर है, आप जजमेंट डेटर है, आप जो है कोर्ट के फैसले से आपको लगा कि नहीं भाई ये तो सही नहीं था, और ये मेरे साथ गलत हो गया, प्रॉपर्टी में तो मुझे इतना हिस्सा मिलना चाहिए था पर मुझे इतना मिला है, अब इसके लिए क्या करें। अच्छा, प्रॉपर्टी में मैं आपको बता दूंगी, जब आप प्रॉपर्टी के लिए जाते हैं तो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये अच्छा वो मुझे अभी याद आ गया, एकदम से क्लिक हुआ कि मैंने आपको बताया नहीं था कि लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए, ठीक है ना। मूवेबल के लिए सक्सेशन होता है, और इमूवेबल के लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, वो आप कोर्ट से मांग रहे होते हैं, यानी अपना हक अपना राइट मांग रहे होते हैं। अब जी जनाब क्या हुआ जी, डिग्री भी हो गई। अब बात आ जाती है अपील की। तो अपील को हम जो है वो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, यहाँ डिग्री तक, यहाँ जजमेंट तक, क्योंकि सिविल ऐसी चीज है कि एकदम से अगर बहुत सारा समझाया जाए तो वो समझ में नहीं आता, थोड़े थोड़े पॉइंट्स होते हैं। आप लोग अपने सवाल जो है वो भी लिख कर रख सकते हैं। मैंने सोचा है कि जब हमारा लास्ट लेक्चर होगा ना सीरीज का, बिल्कुल अब फैमिली लॉ चल रहा है अभी, हमने जो इंट्रोडक्शन देखा, थोड़ा सा हमने इनहेरिटेंस को देखा, इनहेरिटेंस का हमने इंट्रोडक्शन देखा, चीजें देखी कि बेसिकली इनहेरिटेंस लॉ है क्या और इसकी भी जरूरत क्यों है लॉ में। इसके बाद जो कल का हमारा सीरीज होगी, सीरीज में ये जो हमारा टॉपिक होगा हम उसको देखेंगे। और जब जो परसों हमारा लेक्चर होगा, यानी फैमिली लॉ जब एंड हो रहा होगा, जब भी जो हमारा एंड वाला लेक्चर होगा उसमें क्या होगा कि मैं आपके सवालात सुनूंगी, तो आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। तो लास्ट के लेक्चर जब होगा उसके बाद हम एक दूसरे को टाइम देंगे और उसमें हम जानेंगे कि भाई जिसके जो भी सवालात हैं उसको हम जो है वो क्लियर कर लेंगे। और इंशाल्लाह जो है वो आपका ये जो फैमिली लॉ का जो टॉपिक है ये कवर हो जाएगा। और इसमें आई होप सो कि आगे आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जब आप लॉ की बुक से अटैच नहीं रहते तब डेफिनेटली देखिए आप भूलने लगते हैं। सेक्शंस याद रख करें, ऑर्डर्स याद करें, नहीं याद होते तो प्रोसीजर तो आपको याद होना चाहिए कि भाई सक्सेशन क्या होता है। सक्सेशन मूवेबल के लिए होता है, एडमिनिस्ट्रेशन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इमूवेबल के लिए होता है। सक्सेशन जो है वो नादरा भी दे सकती है, लेकिन अगर डिस्प्यूट आ जाए तो फिर डिक्लाइन सर्टिफिकेट देगी। देन यू हैव टू गो टू द कोर्ट एंड फाइल द सूट। सूट कौन से ऑर्डर में फाइल होता है, कौन से सेक्शंस लगते हैं, कौन कौन सी मिसलेनियस एप्लीकेशंस लगेंगी, क्या क्या कोर्ट देखती है, कौन सी चीजों का ध्यान आपको रखना है। रिटन स्टेटमेंट फाइल होगी, तो जो रिटन स्टेटमेंट है उसके अंदर आपकी प्लेंट के बारे में जो चारों मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स बताए हैं 7-11 के, वो पूरे होने चाहिए। अगर वो
उसमें से एक भी पूरा नहीं होता तो आपकी क्लाइंट जो है वो क्या होगी, रिजेक्ट हो जाएगी। और जनाब आप फाइट से पहले ही जो है क्या होगा, वो नहीं होता कि आप जीतने से पहले आप जीतने वाले थे और फिर आप हार गए, आप अपनी राइट पर हैं। तो ये थोड़ा गलत है, माइनर मिस्टेक्स होती हैं, इसको जरा ध्यान से देख लिया करें कोर्ट में जाने से पहले, कोई भी पेपर सबमिट करवाने से पहले। और जनाब इसके बाद हम आइंदा जो हमारा कल वाला लेक्चर है इंशाल्लाह उसके साथ ही मैं इनहेरिटेंस को जो है वो आगे उसी लेक्चर के साथ आगे आपको बताऊंगी। इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इनहेरिटेंस होता क्या है, बेसिकली इसे पोते के, मैंने आपको बताया यतीम पोते का कानून के तहत होता है कि अगर दादा जो है वो बाप से पहले चले जाए, तब भी पहले ये होता था कि अगर बाप जो है वो जल्दी इंतकाल कर जाता था लेकिन दादा है, तो फिर वो बोलते थे कि जी अब पोते को है ना हिस्सा नहीं मिल सकता, क्योंकि इस्लामिक कानून के मुताबिक प्रॉपर्टी किसकी होती है, सक्सेशन किसका होता है, जो बंदा जिंदा है उसका होता है। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी आप जो है वो मांग सकते हैं, लेकिन बेहतर यही होता है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भाई अगर इस तरह भाइयों का डिस्प्यूट हो गया है फादर के बाद और कोई विल नहीं थी, तो बेहतर है उन्हें अपना अपना हिस्सा ले लेना चाहिए ताकि आगे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना। तो उन बच्चों को अपने प्रॉब्लम से, इन प्रॉब्लम से बचाने के लिए जो बड़े हैं उनको चाहिए कि वो पहले कोर्ट को जो है दरवाजा खटखटाएं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे जनाब यहाँ पे मेरा राइट वायलेट हो रहा है और काइंडली जो है इस लॉ के तहत आप मुझे मेरा ये राइट दे दीजिए। लेक्चर को हम रखते हैं यहीं तक, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें और हैं बताना, लेकिन इंशाल्लाह इसको कल करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा लेक्चर समझ आता होगा। प्लीज अपनी राय जरूर दिया करें, अगर कुछ चेंज करना है मुझे बता दिया करें ताकि मैं उस लिहाज से लेक्चर दूं। मेरी बहुत ज्यादा कोशिश ये होती है कि मैं ऐसे आसान अल्फाज यूज करूं कि आप लोगों को लॉ की समझ आए, आप लोगों को पता चले कि बेसिकली जिस चीज के बारे में बात हो रही है वो है क्या, लेक्चर किस चीज के बारे में हो रहा है। तो इसलिए जो है ना प्लीज मुझे बता दिया करें अगर मेरे लेक्चर में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, या फिर आपको लगता है कि कोई स्पीड अप हो रहा है, मैं बहुत जल्दी बोल रही हूँ। ठीक है, तो उसमें भी आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह जो है उसको अच्छे से और बेहतर करूंगी। क्योंकि आपको समझना है, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिस में हैं, आप लोगों को ये जानना है और ये मेरी जिम्मेदारी है बीइंग अ लेक्चरर कि आपको हर चीज जो समझ आनी चाहिए, मेरे लिसनर्स को हर चीज समझ आनी चाहिए जो मैं बता रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे। नया टॉपिक तो नहीं, सीरीज तो यही है उसके टॉपिक के साथ, लेकिन साथ साथ हम इनहेरिटेंस लॉ पे भी बात करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।